So we are back with lecture 11 of the series History of USA. और this lecture is about the women and the suffrage movement. तो ज़्यादातर ये वुमेन का जो इशू रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस उसे एड्रेस करेगा और वुमेन्स ने अपना राइट कैसे लिया। जब सफरेज की बात आती है, सफरेज मूवमेंट की बात आती है, तो वर्ल्ड सफरेज मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वोट या वोटिंग राइट्स, राइट। इस सफरेज का मतलब है वोटिंग, ठीक है। अब वोट के लिए हमेशा ये रहा है कि कंडीशन ये थी कि आपको अगर पॉलिटिकल राइट्स चाहिए तो आपके पास वोटिंग राइट होना लाजमी है, तभी आप अपना पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट वोटिंग के लिए हमेशा एक कंडीशन रही कि जो प्रॉपर्टी ओन करेगा या जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही वोट कर सकता है, राइट। सो वुमेन्स ने बड़ा स्ट्रगल किया कि उन्हें प्रॉपर्टी राइट भी मिल जाए। अगर प्रॉपर्टी राइट मिल जाएंगे तो ऑब्वियस वोटिंग राइट मिल जाएंगे, सो उनको पॉलिटिकल राइट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज सफरेज मूवमेंट, और इस सारी स्ट्रगल को सफरेज मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अगर वुमेन्स की बात की जाए तो यूएस हिस्ट्री के अंदर जो भी तारीख रही है उसमें वुमेन्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है, राइट। और 19th सेंचुरी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो वुमेन्स ने अपना जो प्री सिविल वॉर एरा का अमेरिका था उसमें अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया इन इम्प्रूविंग प्रिजन्स, जेलों के हालात बेहतर करने में, स्कूल्स के हालात बेहतर करने में। और पब्लिक ड्रंकनेस का जो मामला था उसमें इस तरीके से कि जो मेल्स होते थे वो क्या करते थे, ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, नशा करते थे, अल्कोहल पीते थे, शराब पीते थे। और जब शराब पीते थे तो व्हाट दे डिड कि जब वो घर आते थे तो एक तो जो शराब पीते थे उनको फिर लेस कंसर्न होता था अपने बच्चों से कि वो लोग खा रहे हैं, वेल फीड है या नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि वो डोमेस्टिक बीटिंग करते थे, बच्चों को भी मारते थे, अपनी बीवियों को भी मारते थे, राइट। सो इन्होंने एक बड़ी अवेयरनेस फैलाई वुमेन्स ने कि किसी तरीके से पब्लिक ड्रंकनेस को कम किया जाए। और स्लेवरी के मूवमेंट में भी वुमेन का रोल रहा है, ठीक है। बट जो स्लेवरी मूवमेंट के एबोलिशनिस्ट थे वो फिर इस चीज़ से अवॉइड करते थे कि हमें इक्वलिटी ऑफ वुमेन्स नहीं चाहिए, अदरवाइज वो हमारा जो स्लेवरी का इशू है उससे वो हमें हासिल नहीं होगा। तो वो बट वुमेन का एक्टिव रोल रहा है इन एंडिंग द स्लेवरी, ठीक। अब जब देखा जाए तो वुमेन को लीगली और सोशली मेन के सब सर्वेंट समझा जाता है कि वुमेन आर सबऑर्डिनेट टू मेन, ठीक है। क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज ट्रैप्ड विद द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, के जो आपकी पेट्रियार्की होती है वो कहती है कि भाई मेल इज अ डोमिनेंट, ठीक है। मेल ब्रेड विनर है, रोजी रोटी वो लाता है, इस वजह से ही शुड हैव अ डोमिनेंट रोल इन द फैमिली और इन द सोसाइटी, राइट। तो जितनी हाई सोशल क्लास होती है या जितनी हाई सोशल क्लास होती है उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वुमेन के ऊपर, राइट। ये हम यूएस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बट देखा जाए तो वुमेन हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एंटायर अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। स्टिल उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो शादी करें, बच्चे पैदा करें और बच्चों को रेस करें और कैरियर से दूर रहें, ठीक है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। एक प्रिंसिपल था, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोवर्चर, ठीक है। ये लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोवर्चर जो वेस्ट में प्रैक्टिस किया जाता था, इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड हैं उन्हें अथॉरिटी है पर्सन्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर एंड द चॉइस ऑफ देयर वाइफ्स, ठीक है। वो लोगों के ऊपर इख्तियार अपना रखेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर अपना इख्तियार रखेंगे और अपनी पसंद की वाइफ के ऊपर अपना इख्तियार रखते हैं, राइट। सो दिस वाज लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोवर्चर। अब वुमेन्स को इख्तियार नहीं था प्रॉपर्टी का। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वोट कैसे करेंगी वो, तो उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे मिलेगी, जो हमने स्टार्ट में समझाई बात, राइट। फिर एक रिपब्लिकन मदरहुड का कॉन्सेप्ट बड़ा रेज होने लगा अमेरिका के अंदर। वो कहता था कि ये वुमेन ही होती है जो माँ होती है, जो बच्चों को या मेल को पाल पोस के बड़ा करती है, और फिर यही मेल जो होते हैं आपके फ्यूचर वोटर्स बनते हैं, लेजिस्लेटर बनते हैं, स्कॉलर, इंजीनियर, डॉक्टर या सब कुछ बनते हैं। सो फॉर दिस रिपब्लिकन मदरहुड ये कहते थे कि वुमेन नीड टू बी एजुकेटेड, वुमेन को भी तालीम याफ्ता होना लाजमी है। अगर वुमेन पढ़ेंगी तभी ये मेल्स को रेस अच्छे से करेंगे। सिंस वुमेन्स आर मोरल सेंटर ऑफ होम, तो तभी ये मॉरल कॉन्शियस ऑफ द नेशन भी कहलाएंगी, राइट। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन मदरहुड। फिर अमेरिका के अंदर एक मार्केट रेवोल्यूशन आता है, व्हेन जैसे ही कि अमेरिका के अंदर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और लोग एग्रीकल्चरल क्लास से इंडस्ट्रियल क्लास की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर जो आपकी प्रोडक्शन थी वो होम से शिफ्ट होके आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की तरफ मूव होना शुरू हो गई। फिर जो ये कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी था ना, कि लोग अपने घरों में रह के चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, वो अब कम होता गया, ठीक है। कम होता गया और वुमेन का एक एक्टिव रोल रहा है जो कि होम में बैठ के जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना है, ऐसी चीज़ें जो घर में बैठ के बनाई जाती हैं। अब
वुमेन का रोल थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से चेंज हो गया कि अब ये समझा जाता था कि अब वुमेन की जो जॉब है वो नॉन मार्केट वैल्यूज को प्रोवाइड करना है, लाइक द वैल्यूज ऑफ लव, ऑब्लिगेशंस एंड फ्रेंडशिप। ये जो पहले चीज़ें वो घर में बैठ के प्रोड्यूस कर सकती थी, अब वो ऑब्वियस होम से फैक्ट्री की तरफ प्रोडक्शन शिफ्ट हो रही है। तो अब वुमेन्स का रोल इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया फॉर दिस नॉन मार्केट वैल्यूज के, उन्होंने बस फैमिली को प्यार देना है, उनका ख्याल करना है, राइट। अब वुमेन के साथ मसला ये था कि वो कहीं अगर प्रोफेशंस वगैरह ऑक्यूपाई करती थी तो इधर उनको लो पेइंग वर्क दिया जाता था, पे कम किया जाता था एज कम्पेयर टू मेल। अभी भी देखा जाए रिसर्च सेजेस इनको 78% ऑफ द पे मिलती है, जो कि वुमेन को 100% मिलती है। दैट मीन्स 22% ऑफ द पे गैप इनके बीच में रहता है। और अगर शादी कर लें तो वो अपना काम और अपनी वेज भी इवन कंट्रोल नहीं कर सकती, और उनको ज़्यादातर सर्वेंट या हाउस कीपिंग या मेड वगैरह या टीचिंग टाइप प्रोफेशन या हेल्थ, मतलब वो जो सॉफ्ट प्रोफेशन समझे जाते हैं, वहाँ तक लिमिट किया जाता था, राइट। कि किसी भी हाई क्लास या हाई नीच में वो आ नहीं सकती थी। जब रिफॉर्म्स मूवमेंट दिखाई दी अमेरिका के अंदर, जो हमने पिछले 10 लेक्चरों में पढ़ा कि कैसे रिफॉर्म्स आता गया, तो वुमेन के लिए वो रिफॉर्म्स बड़े पार्टली थे, ठीक है। बट अगर देखा जाए रीसेट के, वो कंसीडर ये करते थे कि दे आर मोरल सेंटर ऑफ द होम, बट ये भी तो देखा जाए कि दे कुड बी द मोरल कॉन्शियस ऑफ द नेशन, राइट। फिर रिफॉर्म मूवमेंट में ये था कि अल्कोहल की सेल के ऊपर प्रोहिबिशन लग गई, बैन लग गया, तो उनसे वुमेन्स को ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट अल्कोहल के ऊपर बैन है तो ये हाउस बीटिंग के इशू या जो इनको फेट करने के लिए हस्बैंड की क्या कहते हैं फोकस वगैरह रिक्वायर्ड होता है, तवज्जो रिक्वायर्ड होती है, तो एटलीस्ट वो मिल सकेगी, राइट। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर व्हाट हैपेंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसे कहते हैं वुमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन 1874 में, जो फ्रांसिस विलर्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर ये एक बहुत बड़ा लॉबिंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, टेम्परेंस लेक्चर देता है कि जो हॉरर स्टोरीज होती हैं मेन की, जैसे मेन की हॉरर स्टोरीज के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि मर्द अपना सारा पैसा शराब के पीछे लगा देता है और बच्चों और बीवी को भूखा मरने देता है, ठीक है। फिर इसी टेम्परेंस लेक्चर के साथ साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि जो डिमांड करती हैं कि वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएं, प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे तो वोटिंग राइट्स मिलेंगे, अपनी फैमिली को शील्ड करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए कि उनके जो ये शराबी हस्बैंड हैं उनसे कुछ सेफ्टी मिल सके। राइट टू डिवोर्स की बात की गई, ठीक है। और जो वाइफ बीटिंग करे उन्हें अरेस्ट किया जाए, जो बच्चों को टेरराइज करे उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। सो दिस वाज द डिमांड या जिन पोर्टफोलियो के ऊपर या ये वुमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस जो ये काम करती थी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब अगेन वी सेड कि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट एबोलिशनिस्ट मूवमेंट में रही थी। व्हाट वाज एबोलिशनिस्ट मूवमेंट? द मूवमेंट दैट वाज रिलेटेड टू स्लेवरी, राइट। हमने कहा कि इनको सपोर्ट थोड़ी कम मिली इस वजह से क्योंकि एबोलिशनिस्ट मूवमेंट वाले ये समझते थे कि उनकी जो कॉज है एबोलिशन की वो इससे अंडरमाइन हो सकती है, राइट। अब वुमेन सफरेज का जो इशू शुरू होता है कि जो सबसे पहले रेस किया जाता है वो सेनेका फॉल कन्वेंशन में 1848 में किया जाता है, जहाँ ये एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, ये लुक्रेटिया मोट एंड सुजैन बी एंथनी ये प्रेजेंट करती हैं अपनी डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट। ये इस डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट के अंदर अपनी डिमांड करती हैं कि वुमेन को राइट टू वोट दिया जाए। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, कि हमें राइट टू वोट दिया जाए। राइट टू वोट का मतलब है राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया जाए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का रोल भी दिया जाए, ये लिंक्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। अब ये जो वुमेन मूवमेंट थी, मोस्टली इट वाज अ मिडिल एंड अपर क्लास एफर्ट, क्योंकि जो लोअर क्लास थी उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, ना ही वो ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंट होती थी उस सोसाइटी के अंदर, ठीक। सो व्हाट दे डिमांडेड, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वो डिमांड करते थे। बट patriarchy उन्हें बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्ट करती थी और रोकती थी, राइट। दे डिमांडेड फॉर द फ्री लव, और ये वुमेन क्वेश्चन को रेज करती थी कि भाई आखिर वुमेन का जो रोल है आपने इतना मार्जिनलाइज क्यों किया है, वी नीड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द वुमेन रोल। प्रोग्रेसिव एरा की बात करें जो 1890 से 1920, जब प्रोग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जो कि पिछले लेक्चर में वी हैव सीन। सो यहाँ पे जो वुमेन्स थी इनकी डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें किसी तरीके से, ऑब्वियस दिस इज अ प्रोग्रेसिव एरा, व्हाट वी नीड इज वी नीड फुल सिटी, वी डिमांड के वी शुड बी सीन एज अ फुल सिटीजन ऑफ यूएस, ठीक है। और इसी प्रोग्रेसिव एरा को वुमेन एरा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1920 इनकी डिमांड्स पूरी होना शुरू होगी। ये टाइम था जब वुमेन्स जो थी उन्होंने एक ग्रेटर लेवल पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को गेन किया, इस वजह से क्योंकि इस टेन्योर के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 लगती है, राइट। और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑलमोस्ट दे वर नियर टू अचीव देयर गोल, बट बीच में वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है एंड दे स्टार्ट
टेकिंग पार्टिसिपेशन, वर्ल्ड वॉर 1 में अपना नॉन कॉम्पिटेंट रोल या सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, राइट। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद राइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देयर डिमांड वर अगेन राइट टू प्रॉपर्टी, कंट्रोल देयर वेज और मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब वुमेन्स ने क्या किया, इकोनॉमी के अंदर तो बड़े अच्छे से कंट्रीब्यूट करती थी, बोथ एज अ प्रोड्यूसर एज अ कंज्यूमर, प्रोड्यूस भी करती थी, राइट, एंड कंज्यूम भी करती थी। और वुमेन्स आर ऑब्वियसली एक्टिव एज रिफॉर्मर्स, ठीक है। और उनकी यही डिमांड थी कि प्रोहिबिशन हो जाए। व्हाट प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन। तो इनकी एक ग्रेट अचीवमेंट जो कि इन्हें पहले मिल चुकी थी। अब हमने बात की इस क्रिश्चियन टेम्पलेंस यूनियन की। दिस बिकम द बिगेस्ट लॉबिंग ग्रुप एज वेल एज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 1,50,000 मेंबर्स के हो चुके थे, ठीक है। और इनका ब्रॉडर एजेंडा यही था कि वुमेन को राइट टू वोट मिलना चाहिए, राइट। अब इसके अंदर ना जो वुमेन्स थी, दोज वर कॉलेज एजुकेटेड वुमेन, और के वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं मूवमेंट्स वगैरह लीड करने के लिए। अब ऑब्वियस दे आर वुमेन्स आर कंज्यूमर्स, तो व्हाट दे डिड कि इन्होंने नेशनल कंज्यूमर लीग बनाई, ठीक है। अब कंज्यूमर लीग बनाने का मकसद ये होता है कि वो फिर कंजम्पशन पैटर्न को शेप करते हैं। भाई हम अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को बॉयकॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इनकरेज करेंगे कि भाई प्रोडक्ट्स इधर से लो या इधर से ना लो, वुमेन को गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। सो दे स्पॉन्सर्ड बॉयकॉट, दे शेप कंजम्पशन पैटर्न। इन्होंने कंज्यूमर को इनकरेज करना कि आप इस टाइप के प्रोडक्ट लो और इस टाइप के प्रोडक्ट ना लो, ठीक। इस सारे दौर के अंदर कैटेगराइज हुआ हुआ था ये कि जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी उनका रोल होता था डोमेस्टिक सर्वेंट, या वो एग्रीकल्चर तक लिमिटेड थी। जो इमिग्रेंट वुमेन आई हुई थी, इमिग्रेंट वुमेन आई हुई थी यूरोप से, मोस्टली आयरलैंड से, क्योंकि आयरलैंड के अंदर फेमाइन वगैरह चल रहा था, कैद चल रहा था, तो उन्हें लो पे फैक्ट्री लेबर लगा दिया जाता। और जो नेटिव अमेरिकन थी वुमेन, वो ऑफिस वर्क तक लिमिटेड थी। इस तरह से वर्क डिवाइड था। वो इस वजह से कि सबको पता है कि जॉब जो है वो फ्रीडम लेके आता है, कि जब पैसा कमाना शुरू करते हैं तो यू बिकम इंडिपेंडेंट, और फिर आपकी एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को अहमियत दी जाती है, राइट। अब यही सोशल मूवमेंट जो वोटिंग राइट तक लिमिटेड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक डिमांड, पॉलिटिकल डिमांड की तरफ चली गई। दे वांटेड बर्थ कंट्रोल राइट, के बर्थ कंट्रोल का उनके पास राइट होना चाहिए कि कब बच्चे पैदा करने हैं कब नहीं करने हैं। दे डिमांडेड फॉर द अबॉर्शन, के हमने अबॉर्शन करवाना है, मतलब दे वर डिमांडिंग द बर्थ कंट्रोल राइट, की औरत को इख्तियार दिया जाए। और जो पुअर वुमेन्स का इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए, जो सेटलमेंट इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए, राइट। बट मेन वॉज, जो कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहलाता है, दैट वाज लिमिटेड टू द सफरेज मूवमेंट। बाकी जो लेफ्ट ओवर इश्यूज थे वो देन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में मूव ऑन हो गए। फिर उन्होंने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जब वोटिंग राइट्स मिल गए तो उनमें उनको डिमांड करना शुरू कर दिया, जो कि हमने जेंडर स्टडीज के लेक्चर में डीपली पढ़ा। सफरेज मूवमेंट के अंदर आप देखें तो सेनेका फॉल में वी सेट के एक कन्वेंशन होती है। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें मिडिल से अपर क्लास किस्म की वुमेन्स होती हैं। फिर कॉलेज एजुकेटेड एक्टिविस्ट होती हैं, जो कि आपकी क्रिश्चियन टेम्परेंस उसमें होती हैं, वो एक नेशनल वुमेन पार्टी बनाती हैं। अब ये जो स्नेका फॉल वाले होते हैं थोड़ा नरम हाथ रखते हैं, हल्का हाथ रखते हैं, बट ये जो एलिस पॉल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है थोड़ी रेडिकल होती है और एग्रेसिव होती है। वायलेंट मीन्स वगैरह, प्रोटेस्ट, क्राउड स्ट्राइक, मतलब डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाती है, राइट। तो इन इनकी स्ट्रगल ज्यादा होती है दोनों की, राइट। जो इनमें मेन डोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं वुमेन फेमिनिस्ट पर्सनैलिटी। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन होते हैं वो एंडोर्स करते हैं कि भाई आपको सफरेज राइट दिए जाएंगे 1960 में। बट मुसीबत ये होती है कि 1914 में जंग लगी हुई होती है ऑलरेडी। तो वट ही सेड कि वो कहता है वुमेन्स को कि जैसे ही जंग खत्म होगी हम आपको वोटिंग राइट्स दे देंगे। और फिर देखा जाता है कि वुमेन की जो सर्विस वॉर टाइम होती है, ठीक है, तो उसमें उनको वुमेन्स को और ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट मिल जाती है, क्योंकि उनकी पेट्रियाटिक सपोर्ट फॉर द वॉर होती है। उनकी वॉर टाइम इंडस्ट्रीज के अंदर हाईली वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो होता ये है कि 19th अमेंडमेंट पास की कर दी जाती है कानून के अंदर, और जो कि वुमेन सफरेज या वुमेन को राइट टू वोट सबको मिल जाता है। एलिस पॉल जो होती हैं वो कहती हैं कि सिर्फ इससे मसला हल नहीं होगा, ठीक है। वो कहती हैं हमें इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन भी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो फिर ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो होती है उसमें फिर ये मूव हो जाती हैं डिमांड्स इनकी। तो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो डील करती है वो आपकी वुमेन सफरेज से डील करती है, राइट। फिर सेकंड वेव में एजुकेशन एंड अदर सोशल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज की जो डिमांड की जाती है। सो दिस वाज हाउ वुमेन जो है उनका रोल भी रहा है, और किस तरीके से अमेरिका के अंदर उन्होंने 19th अमेंडमेंट अपनी हासिल की और राइट टू वोट अपना गेन किया।